नमस्कार सभी को। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मंगला की कक्षा में। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है भारतीय साहित्य का स्वरूप एवं विकास। अधिकांशतः लिखित परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी पूछा जाता है कि भारतीय साहित्य से क्या तात्पर्य है, या भारतीय साहित्य का क्या स्वरूप है, या भारतीय साहित्य के विकास क्रम के बारे में लिखिए। तो उसी का उत्तर लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि भारतीय साहित्य से क्या तात्पर्य है। तो भारतीय साहित्य से तात्पर्य सन 1947 से पहले तक भारतीय उपमहाद्वीप एवं तत्पश्चात भारत गणराज्य में निर्मित वाचिक और लिखित साहित्य से है। वाचिक का मतलब है मौखिक, अर्थात इस गणराज्य में 1947 से पहले जितना भी साहित्य, चाहे वो मौखिक रूप में था चाहे लिखित रूप में प्राप्त होता है, उससे है। यदि हम देखें तो सबसे पुराना वाचिक साहित्य आदिवासी भाषाओं में मिलता है। तो इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। भारतीय गणराज्य में 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप प्राप्त है। तो वर्तमान समय में भारत में भारतीय साहित्य से संबंधित 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषाओं को 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बांग्ला और मलयालम को 5, उड़िया को 4, गुजराती, मराठी, तेलुगु और उर्दू को 3 तथा असमिया, तमिल को 2 और संस्कृत को 1 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। भारतवर्ष अनेक भाषाओं का विशाल देश है। उत्तर पश्चिम में पंजाबी, हिंदी और उर्दू, पूर्व में उड़िया, बंगाल में असमिया, मध्य प्रदेश में मराठी और गुजराती और दक्षिण में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोली जाती है। इनके अतिरिक्त कतिपय और भी भाषाएं हैं जिनका साहित्यिक एवं भाषा वैज्ञानिक महत्व कम नहीं है, जैसे कश्मीरी, डोगरी, सिंधी, कोंकणी, तमिल आदि। इनमें से प्रत्येक का विशेषतः पहली जो 12 भाषाएं हैं उनका साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत अधिक महत्व है, जो प्राचीनता, वैविध्य गुण और परिणाम सभी की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध है। यदि आधुनिक भारतीय भाषाओं के ही संपूर्ण वाङ्मय का संचय किया जाए तो वह यूरोप के संकलित वाङ्मय से किसी भी दृष्टि से कम नहीं होगा। अर्थात जो भारतीय भाषाएं हैं उनका साहित्य बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। इसी क्रम में वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंशों का समावेश कर लेने पर तो उनका अत्यंत विस्तार कल्पना की सीमा को पार कर जाता है। ज्ञान का अपार भंडार हिंद महासागर से भी गहरा, भारतीय भौगोलिक विस्तार से भी व्यापक, हिमालय के शिखरों से भी ऊंचा और ब्रह्म की कल्पना से भी अधिक सूक्ष्म है। अब बात करते हैं भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता और उसके आधार तत्व की। यदि हम इसकी बात करें तो भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य का अपना एक स्वतंत्र एवं प्रखर वैशिष्ट्य है, जो अपने प्रदेश के व्यक्तित्व से मुद्रांकित है। पंजाबी, सिंधी और इधर हिंदी, उर्दू की प्रदेश सीमाएं कितनी भी मिली हुई हैं, किंतु फिर भी उनके अपने अपने साहित्य का विशिष्ट प्रखर है। इसी प्रकार गुजराती और मराठी का जनजीवन परस्पर एक दूसरे से मिलता जुलता है, किंतु उनके बीच में किसी भी प्रकार की भ्रांति संभव नहीं है। दक्षिण की भाषाओं का उद्गम एक ही है, सभी द्रविड़ परिवार की विभूतियां हैं। फिर भी कन्नड़ और मलयालम
तमिल और तेलुगु के स्वरूप के विषय में कोई शंका नहीं हो सकती। यही बात बांग्ला, असमिया और उड़िया के विषय में भी सत्य है। बंगाल के गहरे प्रभाव को पचाकर असमिया और उड़िया अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए हुए हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की सभी साहित्यों में अपनी अपनी विशिष्टता है। तमिल का संगम साहित्य, तेलुगु के द्व्यर्थी काव्य और उदाहरण तथा अवधान साहित्य, मलयालम के संदेश काव्य तथा वीर गीत तथा मणिप्रवालम शैली, गुजराती के आख्यान और फागु, बंगला का मंगल काव्य, असमिया के बरगीत, पंजाबी के रमाख्यान तथा वीर गीत, उर्दू की गजल और हिंदी का रीति काव्य तथा छायावाद आदि अपने अपने भाषा साहित्य की विशिष्टता के उज्जवल प्रमाण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की भाषाओं का परिवार एक नहीं है, फिर भी उनकी साहित्यिक आधार भूमि एक ही है। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत, संस्कृत का अभिजात्य साहित्य अर्थात कालिदास, भवभूति, वाणभट्ट, श्रीहर्ष, अमरूक और जयदेव आदि की अमर कृतियाँ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में लिखित। बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मों का साहित्य भारत की समस्त भाषाओं को उत्तराधिकार में मिला है। शास्त्र के अंतर्गत यदि बात करें तो उपनिषद, षड्दर्शन, स्मृतियां आदि और उधर काव्य शास्त्र के अनेक अमर ग्रंथ, चाहे वो नाट्य शास्त्र है, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि की विचार विभूति का उपयोग भी सभी ने निरंतर किया है। वास्तव में आधुनिक भारतीय भाषाओं के ये अक्षय प्रेरणा स्रोत हैं, जो प्रायः सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। जिस तरह से कि एक पेड़ की अनेक टहनियाँ होती हैं, किंतु हर टहनी को एक अलग पेड़ मानना गलत होगा। वैसे ही भले ही हमारे देश की भाषाओं की वर्णमालाएं अलग अलग हैं, किंतु संस्कृति के स्तर पर उनका आधार स्रोत भी एक ही है, अर्थात उनको अलग अलग मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आधार भूमि पर पल्लवित, पुष्पित भारतीय साहित्य में जन्मजात समानता एक सहज घटना है। अब लास्ट में यदि हम देखें कि भारतीय साहित्य एक विहंगम दृष्टि के रूप में कि भारतीय साहित्य क्या है, तो भारतीय साहित्य के ऊपर एक दृष्टि छोटी सी डालें पूरी तरह से, तो हम पाएंगे कि सबसे पुराना जीवित साहित्य ऋग्वेद है। जैसे कि हम जानते हैं कि वेद ब्रह्मा की देन है, तो उन सब वेदों में भी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश अर्थात संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से जो अब अनेक भाषाओं से होकर के गुजरते हुए हम भारतीय साहित्य के आधुनिक युग तक पहुँचे हैं। भारत में लगभग 30 से भी अधिक मुख्य भाषाएं हैं और 100 से भी अधिक क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लगभग हर भाषा में साहित्य का प्रचुर विकास हुआ है। भारतीय भाषाओं के साहित्य में लिखित और मौखिक दोनों ही साहित्य महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से यह एक प्रश्न पूरा हो जाता है कि भारतीय साहित्य क्या है और उसका स्वरूप क्या है। एक छोटे से रूप में आपको और बताना चाहूँगी कि भारतीय साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामित की जाती हैं, अर्थात इस पूरे भारतवर्ष में किसी भी भाषा में कोई उत्कृष्ट कोटि का साहित्य लिखा जाता है तो उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। समय समय पर और भी योजनाएं या और भी पुरस्कार दिए जाते हैं जिससे साहित्य को उत्कृष्ट कोटि का बनाया जा सके और हर व्यक्ति साहित्य को अपना सके।
अब ये नहीं कि सिर्फ उर्दू का साहित्य है तो उर्दू के लोग जानेंगे, तमिल या मलयालम का साहित्य है तो वही लोग पढ़ेंगे। समय समय पर कुछ विद्वानों के द्वारा उसको अनुदित कर दिया जाता है, जिससे मलयालम का साहित्य हिंदी भाषी पढ़ सकता है, हिंदी भाषी का साहित्य अनुदित अर्थात अनुवादित कर दिया करके उसे अन्य भाषाओं में पढ़ा जा सकता है। इस तरह से लेखक के द्वारा लिखा गया साहित्य, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, उसको अनुदित किया जाता है, अनुदित करके अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। ये सब हमारे लेखकों का एक महान योगदान है, जिसे समय समय पर सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा सराहा भी जाता है, क्योंकि ये लेखक ही है जो हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय एकता को, भारतीय हर प्रकार के क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांधे रखने का प्रयास करती है। तो यहाँ आपने जाना कि भारतीय साहित्य क्या है। फिर मिलूंगी एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।